तो हाय गाइस, अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। जैसे ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि कुछ ऑक्सीजन तो हमारी प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, कुछ हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम सा ही फंडा है। CO2 is carried out by hemoglobin as carb amino hemoglobin। मतलब जब CO2 और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बन जाता है उसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब इसको कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अगर कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड बनाती है उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। कई बार हम CO2 को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मैच कर देते हैं, जो कि गलत है। और इसकी परसेंटेज है 20 to 25%। मतलब 20 to 25% ऑफ CO2 is being carried as carb amino hemoglobin. The binding is related to the partial pressure of CO2। मतलब जो ये बाइंडिंग है ये CO2 के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि इस बाइंडिंग को में इंटरफेयर कर सकता है या इसको अफेक्ट कर सकता है। When partial pressure of CO2 is high and of O2 is low in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs। अब हमें पता है हमारे टिश्यूज में क्या है। हमारे टिश्यूज में O2 की कंजम्पशन होती है और CO2 की प्रोडक्शन होती है। तो टिश्यूज में अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये होगा कि partial pressure of carbon dioxide will be more and partial pressure of O2 will be less in our tissues। तो टिश्यूज में फेवरेबल होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बॉन्ड बनाए हीमोग्लोबिन के साथ। व्हेन द ये हमने बोहर इफेक्ट में भी ऐसी सेम सी ही चीज पढ़ी थी। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। अब दूसरा केस आता है कि हमारी एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है उसका हम इनटेक करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारा कम होता है। इसमें ऑपोजिट होगा, इसमें CO2 की डिसोसिएशन फेवर होगी और O2 की एसोसिएशन विद द हीमोग्लोबिन फेवर होगी। From hemoglobin takes place, that is CO2 which is bound to the hemoglobin from the tissues is delivered to the alveoli। RBCs contain a very। अब हमने पढ़ा था कि कुछ तो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट हो गई, पर एक और हमने पढ़ा था पिछले पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिखेगा कि उन्होंने हमें कुछ परसेंटेजेस भी दी हुई थी। अब उन्हीं परसेंटेजेस को हम वापस पढ़ते हैं। हमें दिया हुआ था ठीक कि 20 to 25% ऑफ CO2 आरबीसीज के द्वारा कैरी की जाती है, और किस फॉर्म में, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन में। अब उसका मेजर कंपोनेंट 70% ऑफ CO2 इज कैरिड एज बायकार्बोनेट। अब हम अगले पेज पे पढ़ेंगे कि बायकार्बोनेट में कैसे कैरी होती है। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। मतलब वो प्लाज्मा में ही हमारी डिसॉल्व हो जाती है 7% ऑफ द CO2। अब आगे हम देखेंगे कि बायकार्बोनेट में कैसे होती है। तो पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे और फिर इसके साइड वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब हमने मेजरली तीन हिस्सों में पढ़ा कि CO2 थ्री वेज में कैरी हो सकती है। पहली हम देखेंगे कि हमारी 7% ऑफ CO2 तो डायरेक्टली प्लाज्मा में ही डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली ये हमारी प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई। इसका अब ये एल्वियोलाई में जाके रिलीज हो जाएगी। अब दूसरा वे आता है अपना कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के वे में। अब जो CO2 है, CO2 अपने आरबीसी के अंदर गई, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है अपना हीमोग्लोबिन और CO2 हीमोग्लोबिन। अब एक और ग्रुप हमारा आरबीसी में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं अमीन ग्रुप NH2। अब ये तीनों चीजें मिलकर अपना बना देती हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, कार्ब से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अमीन से अपना अमीन ग्रुप ग्रुप आ गया और हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आ गया। अब ये बन गया अपना कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब जब ये एल्वियोलाई में पहुंचेगी तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये डिसोशिएट हो जाएगा, जिससे अपनी CO2 अलग हो जाएगी हीमोग्लोबिन से। और वहां पे ये हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगी। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है
हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बन जाएगा अपने एल्वियोलाई में। तो इस तरीके से अपने 25% 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब तीसरा वे आता है और ये है मेजर वे जिससे CO2 अपना टिश्यू से एल्वियोलाई में जाता है। 70% इसी वे में ट्रांसफर होता है। अब इसमें होता क्या है? CO2 जब अपने आरबीसी के अंदर आता है तो वो पानी से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक तरह से कैटलिस्ट है इस रिएक्शन का और वो बना देता है अपना H2CO3। अब जो H2CO3 है वो डिसोशिएट हो जाएगा इनटू आयंस। ये रहा अपना HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब जो ये HCO3 नेगेटिव है ये आरबीसी से बाहर को डिफ्यूज हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है ये HCO3 आरबीसी से बाहर को डिफ्यूज हो गया इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट आयंस। और अगर कोई नेगेटिव मॉलिक्यूल आरबीसी से बाहर जा रहा है तो उसके काउंटर में एक नेगेटिव मॉलिक्यूल अंदर भी आना चाहिए टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। अब इसको पूरा करते हैं। आपको पता है कि NaCl एक सॉल्ट है, तो हमारी बॉडी में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो आपको मिल जाएगा हर जगह। हमारी इसके बाहर आरबीसी के बाहर अपना Cl नेगेटिव मॉलिक्यूल पड़ा था, तो उसको काउंटर करने के लिए Cl नेगेटिव का मॉलिक्यूल अपने आरबीसी के अंदर आ जाता है और इसी प्रोसेस को और कुछ नहीं बल्कि क्लोराइड शिफ्ट ही कहते हैं, जिसके कारण हमारा सेल एकदम न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद जो HCO3 बाहर गई, जब ये एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड एक तरह से ट्रैवल करेगा, जब एल्वियोलाई में पहुंचेगा तब यही HCO3 नेगेटिव अपना डिसोशिएट हो जाएगा और यही प्रोसेस रिवर्स में चलेगा। जैसे CO2 से पहले H2O के साथ बना, H2CO3 बना। अब इसी रिएक्शन को आप उल्टा चला दो, H2CO3 से अपना CO2 और H2O बन जाएगा और CO2 अपना बाहर को रिलीज हो जाएगा। तो ये तीन बेसिक मैकेनिज्म हमने पढ़ लिए, जिसमें से मेजर कंपोनेंट था 70% था अपना इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट आयंस। उसके बाद आता था अपना कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो था 20 to 25%। लास्ट में था अपना 7% इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। तो इस डायग्राम से आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि किन फॉर्म्स में अपनी CO2 ट्रैवल करती है। अब हम इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें भी आपको यही पढ़ने को मिलेगा। इसमें हमें बताया गया है RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in plasma too। मतलब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो अपना आरबीसीज में भी प्रेजेंट है और अपना प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है। अब इस स्टेटमेंट को वो चेंज करके आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे हम देखेंगे। अब ये स्टेटमेंट दी हुई है कार्बोनिक एनहाइड्रेस हैज अ हाई कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड अ लो कंसंट्रेशन इन आरबीसीज टू। अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और अगर आपने ये लाइन सही से नहीं पढ़ी आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसमें बस हाई कंसंट्रेशन मतलब मैंने प्लाज्मा और आरबीसीज को इंटरचेंज कर दिया, जिसके जिसके कारण इस लाइन का मीनिंग ही बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो क्या कैटलाइज करता है? अब CO2 प्लस H2O H2CO3 बना ले, इसी को कार्बोनिक एनहाइड्रेस करता है और फर्दर H2CO3 टूट जाए HCO3 नेगेटिव आयंस मतलब बायकार्बोनेट आयंस और H पॉजिटिव आयंस में। तो ये था कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन। Now at the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, तो CO2 का प्रेशर हाई होगा अपने टिश्यू वाली साइड पे क्योंकि CO2 प्रोड्यूस होती है। CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड। हमने भी पढ़ा कि CO2 अपने ब्लड में डिफ्यूज हो गई, कुछ आरबीसीज में चली गई और कुछ अपने प्लाज्मा में ही डिसॉल्व हो गई एंड फॉर्म्स HCO3 नेगेटिव। अब जो चीज़ें ब्रैकेट में दी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हम मिस भी बहुत आसानी से कर देते हैं इनको। तो ब्लड में वो हमें समझाना चाह रहा है कि आरबीसी के अंदर भी जाती है और प्लाज्मा में भी जाती है एंड इट फॉर्म्स HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव at the alveolar site where partial pressure of CO2 is low। अब एल्वियोलर साइड पे पार्शियल प्रेशर अपने CO2 का लो है
और अगर लो है तो हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नेचर का लॉ है कि अगर कोई चीज़ कम है तो उसको इंक्रीज वाली साइड पे लेके जाना है। द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो हमारा HCO3 नेगेटिव है अब वो टूट जाएगा और बनाएगा H पॉजिटिव और CO2, फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड CO2। ये था जिसके कारण H2O अपनी बाहर को रिलीज हो गई। The CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level transported to the alveoli is released out as CO2। Every अब ये फैक्चुअल पॉइंट आ गया। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2। अगर आपको याद हो हमने ऑक्सीजन का भी पढ़ा था, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि every 2000 ml of oxygenated blood delivers dash amount of O2। तो ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो CO2 का था कि 100 ml of CO2 delivers 4 ml of 100 ml of blood delivers 4 ml of CO2 to the alveoli। तो इसी के साथ हमने CO2 की ट्रांसपोर्ट भी पढ़ ली। तो इस वीडियो में हमने उसके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया। हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में पढ़ लिया। हमने क्लोराइड शिफ्ट देख लिया कि क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अपनी अगली वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में